हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। जहां आप सीखते हैं कि कभी भी किसी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करने का मन बनाते हैं तो उस कंपनी को पहले हम किस तरह से स्टडी करते हैं, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करते हैं और फिर एक कंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग पे आते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और अगर है तो किस राइट प्राइस में हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और यदि नहीं तो क्या गलत काम इस कंपनी में हो रहा है या क्या ये कंपनी गलती कर रही है जिसके वजह से इसके प्रॉफिट आगे चल के ग्रो करने का हमें उम्मीद नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस कंपनी का नाम है केम्प्लास्ट सनमार्क। ये कंपनी बेसिकली पीवीसी बनाने का काम करती है और पीवीसी में इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। नंबर वन तो रिलायंस है, पर नंबर टू में मोस्ट प्रोबेबली इनका नाम आता है। तो हम लोग समझेंगे कि इनका जो बिजनेस पोटेंशियल है, पीवीसी बनाने का जो बिजनेस है, और भी और क्या क्या नया प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं और आगे चल के क्या डाउनवर्ड और प्रोडक्ट बनाने का इनका प्लान्स है और किस तरह से आगे फ्यूचर में ग्रोथ पॉसिबल है और है या नहीं है, ये भी पूरा डिटेल में समझेंगे। बट इसको समझने से पहले मैं देखूंगा कि कंपनी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है, क्यों मुझे ये कंपनी ट्रैक करना पड़ा, क्यों मुझे ये कंपनी ट्रैक करने लायक लगी, क्यों मैंने इस पे वीडियो बनाने के बारे में सोचा, उसको समझते हैं। इसके न्यूमेरिकल फंडामेंटल्स को पहले देखते हैं नंबर वाइज और फिर इसके पूरे बिजनेस को डिटेल में समझेंगे। तो कंपनी है केम्प्लास्ट सनमार्क लिमिटेड। मार्केट कैप इसका 7,124 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करेंटली 450 पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। हाई 826 रुपए गया था, तो वहां से ऑलमोस्ट 44-45% का करेक्शन आ चुका है कंपनी में। और ये बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब लो के थोड़े से ऊपर ही ट्रेड कर रही है। 9.9 के पी पे ट्रेड कर रहा है कंपनी, यानी 10 के पी से कम। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी लुक्स क्वाइट अट्रैक्टिव। इसके 15 करोड़ शेयर्स बाजार में है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 15.8 करोड़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इज 51%, दैट इज सो अमेजिंग। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 51.3%। हार्डली आपको कोई ऐसी कंपनी दिखेगी जिसका इतना स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी हो। तो यही एक मेन कारण है क्यों मेरा ध्यान इस कंपनी में गया और क्यों मुझे लगा कि इस कंपनी को डीपली स्टडी करना चाहिए, कि जो कंपनी अगर रिटर्न 50-51% का रिटर्न दे सकती है, जरूर इस कंपनी में कुछ तो अच्छा है। और फिर उसके बाद ऊपर से इतना करेक्शन में मिल रहा है ये कंपनी, तो डेफिनेटली इसको स्टडी करना तो बनता है। डेट इक्विटी देखे तो 0.53 है, यानी 1 से कम है, विच इज गुड। 882 करोड़ का डेट है कंपनी के पास। मार्केट कैप टू सेल्स जो है 1.12 है, ये भी ठीक है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है। प्राइस टू बुक जो है 4.26 है, इस मामले में थोड़ा सा कंपनी ओवर वैल्यूड दिखती है। तो कुछ कुछ चीज है जहां पर फंडामेंटल थोड़े से एक्सपेंसिव दिखते हैं, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल क्योंकि बाकी पैरामीटर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं कि कंपनी में अच्छा आया, खराब आया, क्या हुआ। तो क्वार्टरली रिजल्ट वाइज अब देखो, मार्च में 1800 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया था। जून में काफी गिर के ये 1400 करोड़ पे आ गया। तो वैसे तो दिसंबर में भी 1400 करोड़ के आसपास था, बट जनरली अगर जून से, पिछले जून से कंपेयर करें तो 960 करोड़ से बढ़ के 1411 करोड़ है। तो यहाँ पर करीब करीब 50% के आसपास का ग्रोथ हम लोग को ईयर ऑन ईयर दिख रहा है। बट सिक्वेंशियली अगर देखे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे, तो देर इज फॉल इन रेवेन्यू। और जनरली इस तरह की कंपनी में क्या होता है, हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। क्यों ईयर ऑन ईयर में देखना पसंद नहीं करता हूं इस तरह से कंपनी से, या आपको भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप समझिए ये कंपनी कोई सीजनल बिजनेस नहीं करती। ईयर ऑन ईयर किसको कब देखा जाता है, जब कोई कंपनी सीजनल हो। तब क्या होता है कि भाई जून में कोई फेस्टिवल आ गया या कुछ ऐसा त्योहार आ गया कि सीजन वाइज उनका बिक्री बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान्यवर को स्टडी करेंगे, वेदांत फैशन को, तो हम लोग देखेंगे कि उनका शादी का जो सीजन होता है उसमें उनका बिक्री बढ़ता है, और नॉर्मल जो यहाँ पर शादी का सीजन नहीं होता वहां उनका बिक्री थोड़ा सा कम रहता है। तो इस वजह से जो सीजनल कंपनी है वहां ईयर ऑन ईयर ट्रैक करने से हम लोग प्रॉपरली जज कर पाएंगे। बट जो सीजनल कंपनी नहीं है, जिसका डिमांड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है, वहां पर हमेशा सिक्वेंशियली चेक करना चाहिए। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अभी रेवेन्यू गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी गिरा है, 350 करोड़ के रेवेन्यू से घट के ऑलमोस्ट 200 करोड़ पे आ गया। इबिटा मार्जिन 19% से घट के 14% हुआ। ये कहा दिसंबर में 24% तक चला गया था। तो परसेंटेज वाइज यानी इबिटा मार्जिन भी इनका फॉल कर रहा है।
तो हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए ऊपर ऊपर से जब हम लोग खाली स्टडी करेंगे तो लगे अरे नंबर खराब आ गया, मार्जिन गिर गया, पर एज ए एनालिस्ट हम लोग को डीपली स्टडी करना चाहिए उसके बिजनेस को। बिजनेस एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग होते हैं जो बिजनेस एनालिसिस पे उतना फोकस नहीं करते, वो लोग नंबर एनालिसिस पे फोकस करते हैं। बट उनको सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि नंबर जो है वो बाई प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस है। आपको समझना होगा ये चीज को, कि बिजनेस की वजह से नंबर आता है, नंबर अपने आप नहीं आता है। बिजनेस कैसा है वो अगर समझेंगे तब हम रिलेट कर पाएंगे कि अगर बिजनेस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो नंबर में क्या प्रॉब्लम आएगा। तो नंबर इज अ आउटपुट ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस को समझना हमेशा बहुत जरूरी होता है। फिर अदर इनकम इनका माइनस में आ गया, तो अदर इनकम यहाँ पर उसके वजह से भी प्रॉफिट खासा गिरा है। इंटरेस्ट जो है इनका 36 करोड़ का इंटरेस्ट ये लोग पे करते हैं, तो ओवरऑल जो 280 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो गिर के एकदम 53 करोड़ आ गया। तो यहाँ खासा नुकसान कंपनी को यहाँ देखने मिला है। अर्निंग पर शेयर का बात करूं तो 14 रुपया 65 पैसा से गिर के एकदम 2.5 रुपया पे आ गया। तो एक तरह से अगर मैं नंबर वाइज खाली बात करूं तो कंपनी एकदम खत्म सी दिख रही है। एक क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म दिख रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट ठीक है खत्म दिख रहा है, बिजनेस भी खत्म है या बिजनेस में अभी भी कुछ बचा है, दैट इज वी शुड लुक एट। तो हम लोग देखते हैं। ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग प्रॉफिट को देखें तो इनका ईयर ऑन ईयर बिजनेस अच्छा ही है। मार्च 22 में इनका रेवेन्यू मार्च 21 से कंपेयर होकर मार्च 22 में अच्छा ही आया है। तो देखिए ईयर ऑन ईयर मार्च 22 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं था बिजनेस को, बिजनेस में जो भी दिक्कत आया है ये फर्स्ट क्वार्टर में है। तो हम लोग को समझना होगा कि ये एक क्वार्टर में जो इतना प्रॉब्लम आया है उस प्रॉब्लम के पीछे का कारण क्या है। तो प्रॉफिट भी देखेंगे तो 410 करोड़ से इनफैक्ट बढ़ा ही है 650 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर कहीं पर कोई बिजनेस को लेके दिक्कत दिख नहीं रहा है, तो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जितना भी है मैं बोलूंगा ये सारे प्रॉब्लम क्वार्टर वन का ही प्रॉब्लम है। तो हम लोग को इसको डीपली स्टडी करना पड़ेगा कि क्वार्टर वन में आखिर ऐसा क्या हो गया। बैलेंस शीट में देखें तो इनका डेट थोड़ा सा कमी हुआ है, 943 करोड़ का डेट था वो घट के थोड़ा 882 करोड़ हुआ है। इनका रिजर्व्स इनका बढ़ा है ईयर में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो 901 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया है विच इज क्वाइट गुड। नेट कैश फ्लो 696 करोड़ का, ये भी अच्छा है। ओवरऑल जो कैश कन्वर्शन साइकिल है वो भी नेगेटिव में ही है, तो नेगेटिव कैश कन्वर्शन साइकिल इज वेरी गुड। पर अगेन बता दो कि ये मार्च तक का है, तो जितना भी बिजनेस में प्रॉब्लम आया है ये मार्च के बाद आया है। आपको ये एनालाइज करना जरूरी है कि मार्च तक बिजनेस फंडामेंटल सब कुछ अच्छा दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो 55% होल्डिंग ऑलमोस्ट प्रमोटर के पास है, 8.5% का होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 27% का होल्डिंग है। तो अगर एक बात करूं तो पब्लिक के पास बेसिकली ज्यादा शेयर है ही नहीं, सिर्फ 9% शेयर जो है वो पब्लिक के हाथ में। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के हाथ में ये शेयर है नहीं, तो मे बी ये लो फ्लोटिंग स्टॉक है। और जब ये चलेगा तो इसमें मतलब जो वोलेटिलिटी होगा ना वो काफी होगा, क्योंकि पब्लिक के हाथ में शेयर नहीं है। तो जब गिरता है तो बहुत तेज गिरेगा, बढ़ेगा तो काफी तेज बढ़ेगा। तो ये तो हम लोग ओवरऑल देख लिए कि बिजनेस का नंबर्स क्या है, कैसा रिटर्न देता है और क्या कहां पर इसका इस क्वार्टर में प्रॉब्लम है। अब समझेंगे कि इसका बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वहां से एनालाइज कर पाएंगे कि आखिर क्वार्टर वन में ऐसा क्या हो गया कि इतना अच्छा रन करता हुआ कंपनी अचानक से क्वार्टर वन में आके एकदम से सरेंडर कर दिया। ऐसा क्या हो गया इसके बिजनेस में, तो वो हम लोग अब यहाँ पर जब बिजनेस को डीपली स्टडी करेंगे तब समझ में आएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, पर जब तक आप कंपनी को बिजनेस को नहीं समझे, जैसे वॉरेन बफेट का क्या कहना है, वॉरेन बफेट का कहना है कि उस कंपनी में कभी पैसा ना लगाए जिसका बिजनेस आपको समझ में नहीं आता। और हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बिजनेस के बारे में हमें पता ही नहीं होता और हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और पता नहीं होता है कि कंपनी सही है गलत है, और हम लोग टिप पे खाली डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कुछ लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि आपका वीडियोस लंबा होता है, तो उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी किसी कंपनी को हम डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं, पढ़ने का कोशिश करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा हम लोग को डीपली पढ़ना पड़ता है, तो वहां टाइम तो देना पड़ेगा। अगर हमें अपना नॉलेज बढ़ाना है थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि 40 मिनट आप अपने दिन के बिजी शेड्यूल से निकालें और किसी कंपनी के बारे में पढ़ें, बट अगर आपको अपना नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाना है,
पैसे को इन्वेस्ट करना है किसी अच्छी कंपनी में और वहां से एक लॉन्ग टर्म रिटर्न पाना है, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप एक बार में 40 मिनट्स नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप 10-10 मिनट करके 4 इंस्टॉलमेंट में देख लिए। स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के 1.5 के स्पीड पे आप वीडियो देखेंगे, वहां पर भी आपका टाइम वैसे 40 मिनट का 25 मिनट हो जाएगा। आप 12-12 मिनट करके आप 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में आप देख लो, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट एंड ऑफ द डे जब आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे ना, आई कैन अश्योर यू कि आपको बिजनेस के बारे में कंप्लीट प्रॉपर नॉलेज होगा, और आप ये डिसीजन मेकिंग पोजीशन में होंगे कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी, अच्छी है तो क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, और बुरी है तो मुझे अवॉइड होना चाहिए। आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। तो पूरा ऑब्जेक्टिव इस चैनल का है कि आपके पास पूरी जानकारी जाए, ताकि आप किसी भी तरह से मिसगाइड ना हो, और फिर आप एक प्रॉपर डिसीजन अपने मन से ले सके कि आपको ये कंपनी कैसी लगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कंपनी का बिजनेस ओवर 5 डिकेड्स, 50 साल पुराना बिजनेस है, और हिस्टोरिक हिस्ट्री से लेके आज तक कंपनी ने क्या क्या डेवलपमेंट की। तो 1962 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। 1967 में इन्होंने पहली बार पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, मेटूर फैसिलिटी भी। 1988 में एमलगमेशन किया एमसीआईसी के साथ, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स लिमिटेड इंडिया इंडिया लिमिटेड के साथ। 1997 में इन्होंने एक्सपेंशन किया अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी पीवीसी रेजिन्स का, और इसको बढ़ा के इन लोगों ने 60,000 टन पर एनम का कैपेसिटी कर दिया। 2003 में इन्होंने एक्विजिशन किया कॉस्टिक सोडा फैसिलिटी एट कराई कनाल फ्रॉम कोठारी पेट्रोकेमिकल। तो कोठारी पेट्रोकेमिकल नाम की कंपनी को इन्होंने अक्वायर कर लिया 2003 में। क्या बनाने के लिए? कॉस्टिक सोडा। फिर 2007 में इनका मराइन टर्मिनल फैसिलिटी और ईडीसी प्लांट आया कराईकरण में। तो ये मराइन टर्मिनल फैसिलिटी और ईडीसी प्लांट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये अभी हम लोग जब बिजनेस समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी कितना इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग तरीका से और स्ट्रेटेजिकली अपने आप को बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है। अभी आप जब को मैं आपको पूरा वैल्यू चेन समझाऊंगा कि क्या चीज से क्या डिराइव होता है और फिर क्या प्रोडक्ट बनता है, और अल्टीमेटली हम लोग पीवीसी तक कैसे पहुंचते हैं, तब आपको इन सब का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अभी खाली आप ध्यान में रखिए कि इन्होंने ईडीसी प्लांट एक लगाया। 2009 में इन्होंने ग्रीनफील्ड कैपेसिटी लगाया, जहां सस्पेंशन पीवीसी फैसिलिटी इन्होंने कुडालोर में लगाया। तो कुडालोर में ये जो फैसिलिटी है सस्पेंशन पीवीसी का, ये पहले इसी कंपनी का पार्ट हुआ करता था, अभी इसको एक अलग सब्सिडरी कंपनी बना दिया गया है। सीसीवीएल नाम का ये सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो इट इज अ कंप्लीटली होली ओन्ड सब्सिडरी। 2013 में इन्होंने कैपेसिटी को एक्सपैंड किया। 1997 में जो 60,000 टन का कैपेसिटी था, 2013 में उसको बढ़ा के 66,000 टन कर लिया पीवीसी का, पेस्ट पीवीसी का। और सस्पेंशन पीवीसी जो सीसीवीएल का पार्ट था, उसमें 3 लाख टन का कैपेसिटी आ गया। तो कितना बड़ा कैपेसिटी 2013 में आया, 66,000 टन का कैपेसिटी कर लिया पेस्ट पीवीसी में, और सस्पेंशन पीवीसी में 3 लाख का। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इनका दो मेन प्रोडक्ट क्या है, पेस्ट पीवीसी और सस्पेंशन पीवीसी। फिर 2019 में इन्होंने कमीशन किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्लांट, मेटूर में ही चालू किया। डीमर्जर कर दिया एसपीवीसी को, जो मैंने बताया कि ये जो एसपीवीसी प्लांट है, ये पहले इसी का पार्ट हुआ करता था, 2019 में इसको डीमर्जर कर दिया। और डीमर्जर कर क्या किया, इसको एक होली ओन्ड सब्सिडरी बना दिया 2021 में। और 2022 में क्या है, सस्पेंशन पीवीसी का फैसिलिटी का जो कैपेसिटी 3 लाख टन था, उसको बढ़ा के आज 3,31,000 टन कर दिया, यानी ऑलमोस्ट 10% का कैपेसिटी एडिशन हुआ है। किसके जरिए? डी बॉटल नेकिंग के जरिए ये एडिशन हुआ है। अब इसका ओवरऑल देखते हैं कि कंपनी का मतलब स्टेटस क्या है मार्केट में, या कंपनी को लोग किस तरह से जानते हैं। तो केम्प्लास्ट सनमार्क इज लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया। दे आर नंबर 1 इन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजिन्स। तो पीवीसी दो प्रकार का है इसके पास, एक पेस्ट और एक एसपीवीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं एसपीवीसी। तो पेस्ट पीवीसी और एसपीवीसी, इनके पास दो प्रोडक्ट है। तो नंबर 1 ये लोग है स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी में, एंड नंबर 1 है ये लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसपीवीसी इन साउथ इंडिया। तो इंडिया में नहीं है ये लोग, इंडिया में पेस्ट पीवीसी के पूरे इंडिया में नंबर 1 है, पर सस्पेंशन पीवीसी के ये लोग सिर्फ साउथ इंडिया में नंबर 1 है, और पूरे इंडिया में नंबर 2 है। तो क्वेश्चन आता है नंबर 1 कौन है? जहां तक मेरा नॉलेज है, रिलायंस इज नंबर 1, आईआरआईएल इज नंबर 1 इज सस्पेंशन पीवीसी। They are the leading player in custom manufacturing.
कस्टम मैन्युफैक्चरिंग का भी ये लोग काम करके देते हैं, यानी इनके पास ऑर्डर आता है कि आप मेरे को इतना हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना के दे दो, इतना मिथेनॉल बना के दे दो, इतना क्लोरोफॉर्म बना के दे दो, और वो लोग उस हिसाब से कस्टम मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करते हैं, ये इनका काम है। दे आर नंबर वन मैन्युफैक्चरर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में ये लोग नंबर वन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। नंबर फोर मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्टिक सोडा, और साउथ इंडिया में कॉस्टिक सोडा के दे आर नंबर फोर मैन्युफैक्चरर, एंड दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोरोमीथेन इन इंडिया। तो हम लोग को क्या क्या समझ में आ रहा है प्रोडक्ट से? पेस्ट पीवीसी, सस्पेंशन पीवीसी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, देन क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये मेन मेन प्रोडक्ट हम लोग को समझ में आ गया। ये आगे देखते हैं क्या है इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, जो FY21 में 3,800 करोड़ था, वो बढ़ के 5,900 करोड़ के आसपास हो गया। ये इनका पेरेंटेज का अगर बात करें तो दे आर, दिस कंपनी इज फ्रॉम सनमार्क ग्रुप, दे आर अमंग द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट ग्रुप इन इंडिया। और इसमें जो मेन जो पैसा इन्वेस्टर है वो फेयरफैक्स इंडिया, अ वेल नोन इंटरनेशनल इन्वेस्टर, हैज बीन एन इन्वेस्टर सिंस 2016। तो इस कंपनी में 2016 से फेयरफैक्स जो कंपनी है वो इंटरनेशनली बहुत बड़ी इन्वेस्टर कंपनी है, उसने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनके पास विद हाई डिग्री ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अभी जब पूरा वैल्यू चेन समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कंपनी के पास कितना स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है, वो रॉ मटेरियल भी आप खुद ही बना ले रहे हो। तो इसी को बोलते हैं कि आपके पास एक कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। और फिर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली है ही। नेक्स्ट देखते हैं इनका बिजनेस डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या है। तो इनके पास 3 डिवीजन है, स्पेशलिटी केमिकल, नॉन स्पेशलिटी केमिकल जो कि केम्प्ला सनमार्क में, और दूसरा जो थर्ड है सस्पेंशन पीवीसी जो कि इनकी एक सब्सिडरी सीसीबीएल में। तो स्पेशलिटी केमिकल में इनके पास स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजिन है, जो कि काम आता है फुटवेयर बनाने में, बेसिकली सिंथेटिक रबर बनाने में काम आता है। तो वो फुटवेयर बनाने में काम आ गया, ऑटो ऑटो अपहोल्डरी बनाने में काम आ गया, लेदर में इसका इस्तेमाल हो जाता है, मैट बनाने में जो मैट्स होते हैं उसमें इसका काफी इस्तेमाल होता है। तो ये समझना होगा कि जो स्पेशलिटी पीवीसी रेजिन है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसका कैपेसिटी कितना है इनके पास? 66,000 टन का कैपेसिटी है। और इस दूसरा इनके पास कस्टम मैन्युफैक्चरिंग में लोग क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया क्लोरोमीथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस तरह के जो प्रोडक्ट है इनके पास, क्लोरोफॉर्म, वो सब बना के सप्लाई करते हैं किसको? फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, एग्रोकेमिकल कंपनीज को, एपीआई मॉलिक्यूल्स बनाने वाली कंपनी को, और केमिकल बनाने वाली कंपनी को, वो इस तरह के प्रोडक्ट बना के सप्लाई करते हैं। तो वो उनका कस्टम मैन्युफैक्चरिंग का काम है। उसमें इनके पास बहुत बड़ा तो नहीं कैपेसिटी है, छोटा कैपेसिटी है, 1068 एमटीपीए का कैपेसिटी। नॉन स्पेशलिटी केमिकल्स में क्या क्या है इनके पास? जो बेसिक केमिकल्स बोलते हैं हम लोग, जिसका बेसिकली ये लोग कस्टम मैन्युफैक्चरिंग भी करके देते हैं थोड़ा बहुत। तो कॉस्टिक सोडा है। कॉस्टिक सोडा कहाँ इस्तेमाल होता है? पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल्स में इस्तेमाल होता है, केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसका इनके पास 1,19,000 टन का कैपेसिटी है। तो ये काफी बड़ा कैपेसिटी इनके पास है, बहुत बड़ा तो नहीं बट ठीक ठाक कैपेसिटी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनाते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? ये सॉल्वेंट के तौर पे काम आता है। तो जो डाइज और पिगमेंट होता है, तो ये पिगमेंट जो होता है, जो डाइज होते हैं ना, डाई स्टफ डाइज जो होते हैं, तो डाई स्टफ मतलब डाई एंड पिगमेंट। तो पिगमेंट जो होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता है। डाई जो होता है वो तो पानी में सॉल्यूबल है, पर जो पिगमेंट है उसके लिए एक सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता है। तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज वन ऑफ द सॉल्वेंट, ऐसा नहीं कि यही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेपर एंड पल्प में यूज होता है, टेक्सटाइल पार्क में यूज होता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट का जो रिफ्रैक्टिव रिफाइनरीज है, जहां पर गंदगी को साफ करने के लिए जरूरत होता है, वहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट में इसका इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली जहां जहां गंदगी है या इन्फेक्शन है वहां पर उसको साफ करने में एज ए सॉल्वेंट के तौर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं। क्लोरोमीथेन जो है, क्लोरोमीथेन फार्मा में यूज होता है, एग्रोकेमिकल में, रेफ्रिजरेंट। क्लोरोमीथेन कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्लोरोमीथेन इज अ कैटेगरी। क्लोरोमीथेन कैटेगरी में दे रहा है 3 to 4 प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड, ये सब जो प्रोडक्ट है ये क्लोरोमीथेन कैटेगरी में था। क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोमीथेन।
और सस्पेंशन पीवीसी कहाँ यूज होता है? बेसिकली सस्पेंशन पीवीसी का में 90% इस्तेमाल किसमें होता है? पीवीसी पाइप्स, जो प्लास्टिक पाइप्स हम लोग देखते हैं एस्ट्रल का और ये सब का, वो जो पीवीसी पाइप्स होते हैं उसमें, उसको बनाने में ये सस्पेंशन पीवीसी लगता है। अब ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं वो पाइप्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, वो पाइप्स यूज होते हैं रियल एस्टेट में, जो बिल्डिंग्स बनता है वहां पर, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जहां बनता है नाला वाला वो सब में ये पाइप यूज होते हैं। उसका काफी बड़ा कैपेसिटी है, 3,31,000 टन का कैपेसिटी है, और वहां से 66% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी का सिर्फ सस्पेंशन पीवीसी से आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना पेरेंट कंपनी जितना बिजनेस नहीं करती है, उससे ज्यादा बिजनेस उसकी सब्सिडरी कंपनी करती है। तो सीसीवीएल जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा के देने वाला कंपनी है। अब इंडस्ट्री और कंपनी ओवरव्यू देखेंगे कि किस प्रोडक्ट में इंडस्ट्री का क्या सिचुएशन है। तो ये जो सबसे पहला पेस्ट पीवीसी रेसिन है, उसमें कंपनी का पहले समझते हैं। दे आर नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। इनके पास 6,60,000 टन का कैपेसिटी है, और ये लोग अभी एक्सपेंशन करेंगे इस कैपेसिटी का बाई 41,000। तो ऑलमोस्ट 80% का इंक्रीज यहाँ पर दिख रहा है। 80% नहीं भी तो कोई बात नहीं, 70% के आसपास का इंक्रीज यहाँ दिख रहा है। तो 41,000 टन से ये लोग एक्सपैंड करेंगे, और ये FY24 में ये प्लांट चालू हो जाएगा, ये जो एक्सपेंशन है वो चालू हो जाएगा। ये किससे बनता है? ये बनता है मेटूर फैसिलिटी में। ठीक है। प्राइमरी रॉ मटेरियल क्या होता है? ये जो पेस्ट पीवीसी है, इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो होता है वीसीएम ईडीसी। वीसीएम मतलब विनाइल क्लोराइड मोनोमर, ईडीसी इज इथाइल डाइक्लोराइड। ठीक है। इथाइलिन का जरूरत पड़ता है, क्लोरीन का जरूरत पड़ता है। तो इथाइलिन और क्लोरीन, अब चेन को समझिए, इथाइलिन एंड क्लोरीन ये दोनों मिला के बनता है इथाइल डाइक्लोराइड, ईडीसी। ठीक है। इथाइल डाइक्लोराइड यानी इथाइल और क्लोरीन। इथाइल डाइक्लोराइड से हम लोग बनाते हैं वीसीएम। ठीक है, विनाइल क्लोराइड मोनोमर। और विनाइल क्लोराइड मोनोमर से फाइनली बनता है पीवीसी रेजिन्स। तो ये पीवीसी रेजिन्स पेस्ट भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है। दोनों का जो चेन है वो यही है कि इथाइलिन और क्लोरीन चाहिए, उसके मदद से बनेगा ईडीसी, ईडीसी के मदद से बनेगा विनाइल क्लोराइड मोनोमर, और उससे अल्टीमेटली बनेगा पीवीसी। दिस इज द एंटायर चेन। तो अब क्या है, कंपनी को देखना पड़ता है कि उनके पास कितना इथाइलिन है, कितना क्लोरीन है। अब आता है हम लोग और पीछे जाए तो इथाइलिन कहां से बनता है, क्लोरीन कहां से आता है। तो ये सारा अभी डिटेल में वैल्यू चेन हम देखेंगे कि इथाइलिन कैसे बनता है, क्लोरीन कैसे बनता है, फिर वहां से ईडीसी, ईडीसी से वीसीएम, वीसीएम से पीवीसी। तो ये पूरा चेन समझने में बहुत मजा आता है। तब आपको समझ में आएगा किसी कंपनी का कि ये कंपनी क्यों बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इतना इंपॉर्टेंस माना जाता है, कि और बार बार बोलते हैं ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। क्योंकि जितना ज्यादा कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड होगी, उतना ज्यादा वो किसी बाहर वाले पे कम डिपेंडेंट होगी। तो इनका मार्जिन भी बढ़ेगा, और इनके पास बिजनेस का पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होगा। इंडस्ट्री का बात करें तो पूरे इंडिया में 1,43,000 टन का डिमांड है। डोमेस्टिक डिमांड 55% डोमेस्टिक सप्लाई इंडिया में हो जाता है, 45% हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यानी अभी भी जितना डिमांड है उतना सप्लाई इंडिया में नहीं है, तो वी आर डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट हम लोग कहां से करते हैं? वेस्टर्न यूरोप से करते हैं। सॉरी, इंपोर्ट तो हम लोग चाइना से करते होंगे। ये बोल रहे हैं कि इसका जो कंजम्पशन है ये पेस्ट पीवीसी का, वेस्टर्न यूरोप में 2.4 केजी पर कैपिटा है, नॉर्थ अमेरिका में 0.8 केजी पर कैपिटा, चाइना में 0.6, और इंडिया में 0.1। यानी इंडिया में अभी भी कंजम्पशन सबसे कम है इसका। इसका ग्रोथ पोटेंशियल कहां पर है? इनका सबसे पहला एंट्री बैरियर इज वेरी हाई। तो इसको बनाने के लिए जो पेस्ट पीवीसी है, रेजिन्स है, इसको बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, जो हर कंपनी के पास नहीं है। सो इट इज अ लाइसेंस टेक्नोलॉजी। तो ये अपने आप में एंट्री बैरियर का काम करती है। क्यों लाइसेंस टेक्नोलॉजी है? क्योंकि इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है ना, उसका अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है। फिर इसका ग्रोथ क्यों आएगा? क्योंकि फुटवेयर इंडस्ट्री ग्रो करेगा, ऑटोमोटिव ग्रो करेगा, विनाइल ग्लव्स जो बनता है वो ग्रो करेगा। विनाइल ग्लव्स जो डॉक्टर लोग ग्लव्स पहन के काम करते हैं, तो वो विनाइल ग्लव्स होता है। तो वो ग्लव्स का जो इंपॉर्टेंस है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। आफ्टर कोविड तो सब कोई प्रिफर कर रहा है कि विनाइल ग्लव्स यूज किया जाए। तो जितना ये सब का ग्रोथ होगा, स्पेशलिटी ये जो पीवीसी रेजिन्स है, इसका डिमांड दिन पे दिन बढ़ेगा, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर दी कंपनी।
अब इसका पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर का बात करें हम लोग, तो इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट 1,43,000 टन का है। CSL यानी हमारी जो केम्प्ला सनमार्ग है उसका 45% शेयर है। द ओनली अदर डोमेस्टिक प्लेयर इन द मार्केट इज फिनोलेक्स। तो ये जो बनाने वाली है, सस्पेंशन पीवीसी नहीं है, पेस्ट पीवीसी का बात करूं तो पेस्ट पीवीसी में केम्प्ला सनमार्ग का 45% मार्केट शेयर है। और कोई दूसरी कंपनी जो ये बनाती है वो है फिनोलेक्स, और उसका 10% सिर्फ मार्केट शेयर है। द रिमेनिंग 45% जो है वो नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्री से इंपोर्ट होता है। तो जब नॉर्थ ईस्ट बोल दिया यानी समझ जाओ कि चाइना से इंपोर्ट होता है। डायरेक्टली चाइना का नाम तो लेना नहीं चाहते, बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट एशिया से इंपोर्ट होता है, मतलब चाइना से होता है। देर आर वेरी फ्यू कंपनीज वर्ल्ड वाइड बहुत कम कंपनी है जो स्पेशलिटी पीवीसी रेजिन्स, ये पेस्ट पीवीसी रेजिन्स मार्केट का प्रोडक्ट बनाने का उनके जिसके पास टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत गिनी चुनी कंपनी पूरे वर्ल्ड में। कस्टम मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो कस्टम मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग क्या करते हैं, इनके पास बहुत छोटा कैपेसिटी है 1068 टन का, और ये लोग एक सेटअप कर रहे हैं एक मल्टीपर्पज फैसिलिटी, ब्लॉक 1 and 2 इन डिफरेंट स्टेजेस। They are engaged in custom manufacturing of advanced intermediates to global innovator companies in agrochemical, pharmaceutical and fine chemical end users। तो ये लोग बेसिकली क्या बना के देते हैं, ये लोग एडवांस इंटरमीडिएट बना के देते हैं। किसको बना के देते हैं? ग्लोबल इनोवेटर कंपनीज। अब इनोवेटर कंपनीज कौन कौन होते हैं? जो एग्रोकेमिकल में इनोवेशन कुछ कर रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट आविष्कार करने का कोशिश कर रहे हैं, या फार्मास्यूटिकल में कोई नई दवाई आविष्कार करने का कोशिश कर रहे हैं, फाइन केमिकल्स में कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, ऐसी कंपनी को ये एडवांस्ड इंटरमीडिएट बना के देते हैं। अब एडवांस्ड इंटरमीडिएट क्या होता है पूरे वैल्यू चेन में, ये समझते हैं हम लोग। सबसे पहला होता है की बेसिक मटेरियल, यानी की मटेरियल जो होता है वो होता है। उसके बाद होता है इंटरमीडिएट्स। ठीक है, दवाई का अगर बात करें फार्मास्यूटिकल में तो इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स के बाद कभी कभी यहां पर बनाना पड़ता है एडवांस्ड इंटरमीडिएट। फिर एडवांस्ड इंटरमीडिएट से बनता है एपीआई। एपीआई जो हम लोग बोलते हैं, तो एपीआई बनता है किससे? एडवांस्ड इंटरमीडिएट से। एडवांस्ड इंटरमीडिएट किससे बनता है? इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट किससे बनता है? की बेसिक मटेरियल, जो की बेसिक मटेरियल है उससे। तो एपीआई के बाद बनता है फॉर्मुलेशंस। तो ये तो हो गया फार्मास्यूटिकल का पूरा चेन। तो ये लोग क्या बना के देते हैं? ये लोग बना के देते हैं एडवांस्ड इंटरमीडिएट, यानी बेसिकली दिस इज व्हाट दे मेक। ये एडवांस इंटरमीडिएट बना के इनोवेटर कंपनीज को देते हैं, और वो लोग फिर उससे एपीआई और फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। सिमिलरली जब हम एग्रोकेमिकल का बात करते हैं तो वहां भी ऐसा ही है कि बेसिक मटेरियल, इंटरमीडिएट्स, एडवांस इंटरमीडिएट्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। वहां एपीआई नहीं होता, वहां एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, और वही लास्ट होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट से ही डायरेक्टली एग्रोकेमिकल बन जाता है। कैपेबिलिटीज इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ केमिस्ट्री कैपेबिलिटीज इनके पास है। फिर इंडस्ट्री ओवरव्यू का बात करें तो मार्केट साइज $6 बिलियन का मार्केट साइज है, जो कि 9.1% के कैगर से आगे ग्रो कर सकती है। क्या कारण है कि ग्रोथ मिलेगा? स्किल्ड इकोनॉमिक लेबर हम हमारे पास इंडिया में है, तो वहां पर प्रोडक्शन को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। ग्लोबल फूड ग्रेन का डिमांड दिन पे दिन बढ़ रहा है, तो फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ेगा तो एग्रोकेमिकल का डिमांड बढ़ेगा। एग्रोकेमिकल का डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनका ये जो इंटरमीडिएट्स है उसका डिमांड बढ़ेगा। ग्रोथ इन डिमांड ऑफ ड्रग्स एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स, तो हाइजीन प्रोडक्ट्स का और दवाई का डिमांड अगर ग्रो करता है तो इसका डिमांड ग्रो करेगा। और इंडिया टू बी द फोकस रीजन, और China+1 फैक्टर की वजह से डिमांड चाइना से बहुत सारा डिमांड इंडिया की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, और गवर्नमेंट का पीएलआई स्कीम जो है वो इस चीज को पूरा बूस्ट कर रहा है। हायर पेनिट्रेशन ऑफ एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, और एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में दिन पे दिन बढ़ रहा है, और जितना एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग बनेगा उसको बनाने के लिए जो एडवांस्ड इंटरमीडिएट है उसका डिमांड अपने आप काफी बढ़ेगा। नॉन स्पेशलिटी प्रोडक्ट में इनके पास क्या क्या है? तो इनके पास कॉस्टिक सोडा है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्टिक सोडा कहाँ काम आता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, इंडिया में 3.5 मिलियन टन का डिमांड है कॉस्टिक सोडा का, और 8.2% के कैगर से ये ग्रो कर रहा है। एंड दिस कंपनी इज द फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्टिक सोडा इन सदर्न रीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 282 किलोटन पर एनम का डिमांड है। 10% के कैगर से इसका डिमांड ग्रो कर रहा है, एंड दे आर नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन साउथ इंडिया। ये कहाँ यूज होता है? टेक्सटाइल में, पेपर एंड पल्प में, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्लोरोमीथेन में 5,10,000 टन का डिमांड है। 10% के कैगर से ये ग्रो कर रहा है। इसका डिमांड फार्मा में होता है, रेफ्रिजरेंट्स बनाने में यूज होता है,
राइजिंग एग्रोकेमिकल डिमांड दिन पे दिन बढ़ रहा है, वहां यूज होता है। और ये क्लोरोमीथेन में देर आर मेनी प्रोडक्ट, जैसा मैंने बताया, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब क्लोरोमीथेन के कैटेगरी में आते हैं। क्लोरोमीथेन कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एक केमिस्ट्री का एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में ये तीन चार प्रोडक्ट आते हैं। सस्पेंशन पीवीसी जो इनका सबसे बड़ा कैपेसिटी है। तो इंडस्ट्री ओवरव्यू, 3,340 किलो टन पर एनम का पूरा इंडिया में डिमांड है। 7.7% के कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। ग्रोथ ड्राइवर क्या है? लो पर कैपिटा कंजम्पशन है। सिग्निफिकेंट डिमांड सप्लाई गैप काफी ज्यादा है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई बहुत कम। ठीक है, सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, नो न्यू कैपेसिटी एडिशन इज कमिंग। तो नियर फ्यूचर में कोई बड़ा नया कैपेसिटी एडिशन नहीं आ रहा, और इस वजह से सप्लाई टाइटनेस है ड्यू टू चाइनीज पीवीसी कैपेसिटी शटडाउन। चाइना में बहुत सारा पीवीसी का कैपेसिटी शटडाउन हुआ है 2018-19 में, और उस वजह से क्या हो रहा है, चाइना से मेजर एक्सपोर्ट हुआ करता था इंडिया में, वो उतना ज्यादा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, और इंडिया में इसका डिमांड काफी ज्यादा है। तो उस वजह से क्या है, आगे चल के इसमें इंडिया में काफी अच्छा ग्रोथ आने का उम्मीद है। ऐसा नहीं कि सारे प्लांट चाइना में बंद हो गए, चाइना में बहुत ज्यादा एक्सेस सप्लाई हुआ करता था कंपेयर टू द डिमांड इन चाइना, तो वो एक्सेस सप्लाई इंडिया में डंप कर दिया जाता, तो वहां पर ये लोग compete नहीं कर पाते थे, इनको मार्जिन नहीं मिलता। पर अब क्या है, अब एक्सेस कैपेसिटी नहीं है चाइना में, जितना उनके घर में डिमांड है मोर और लेस उतना ही वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा जो थ्रो करने के लिए इंडिया में, डंप करने के लिए होता था, वो चाइना में धीरे धीरे शट डाउन हो रहा है। They are number one manufacturer of suspension PVC in South India, not India, और इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है। टोटल कैपेसिटी 3,31,000 टन का है, और 31,000 टन अभी रिसेंटली इन्होंने डी बॉटलनेकिंग के जरिए कंप्लीट किया। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि इसका इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है। तो सीसीवीएल जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, जिसके पास 3,31,000 टन बनाने का है, दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया अमंग द 5 प्रोड्यूसर्स, जिसमें रिलायंस के पास सबसे बड़ा कैपेसिटी है, और रिलायंस के पास 52% मार्केट शेयर, 20% इस कंपनी के पास है, सीसीवीएल के पास। बाकी फिनोलेक्स के पास 17%, डीसीएम के पास 6%, और डीसीडब्ल्यू के पास 5%। तो तीन बड़े प्लेयर अगर मैं बोलूं सस्पेंशन पीवीसी में कौन है, तो रिलायंस है, केम्प्लास सनमार है सेकंड, और फिनोलेक्स है नंबर 3। सीसीवीएल फोकस कहां पर करता है? साउथ इंडिया मार्केट में करता है, एंड 42% ऑफ द साउथ इंडियन मार्केट शेयर इनके पास है, और इनके प्रोडक्ट का 90% ऑफ इनका प्रोडक्ट साउथ में बिकता है, यानी ये लोग जितना बनाते हैं उसका 90% पूरा साउथ में बिकता है, 10% ये लोग नॉर्थ में बेचते हैं। और रिलायंस का पूरा फोकस जो है वो वेस्ट इंडिया में, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब एरिया में रिलायंस मेनली सप्लाई करता है। डोमेस्टिक मार्केट में रिक्वायरमेंट कितना है? 34 लाख टन का रिक्वायरमेंट है, जिसमें अभी प्रोडक्शन जो हो रहा है पांचों जन मिला के 15 लाख टन का कर, तो अभी भी 20 लाख टन का शॉर्टेज है, जो हम लोग को मेनली चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना हो गया, और भी नॉर्थ ईस्ट एशिया में कुछ छोटे मोटे देश हो गए, इंडोनेशिया में भी वहां से आता होगा, ठीक है, मलेशिया से आता होगा मे भी, पर मेनली तो चाइना से आता है। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या? तो कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि दे हैव अ लीडरशिप पोजीशन इन वाइड एरे ऑफ प्रोडक्ट, एंट्री बैरियर इज क्वाइट हाई, दे आर हाईली इंटीग्रेटेड, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनके पास है, रोबस्ट एक्सपेंशन पाइपलाइंस इनके पास है, स्टेबल रिलेशनशिप है अपने सप्लायर्स के साथ, और पेरेंटेज काफी अच्छा है, चाहे प्रमोटर का बात कर लीजिए या इन्वेस्टर का बात कर लीजिए, फेयरफैक्स का। हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्होंने किया है, और नेगेटिव नेट डेट कंपनी ये है, यानी इनके पास कैश जो है वो मोर देन देयर डेट है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके पास कहां पर कितना है, तो इसको फटाफट थोड़ा समझेंगे कि मेतूर है, उसमें इनके पास जो कैपेसिटी है, पेस्ट पीवीसी का 66,000 टन का है, कॉस्टिक सोडा का 67,000 का है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 34,000, क्लोरोमीथेन 35,000, रेफ्रिजरेंट का 1.7। कस्टम मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्टिक सोडा, सस्पेंशन पीवीसी ऑलरेडी हम लोगों ने काफी डिस्कस किया। ये कुछ फैसिलिटी के डिटेल्स है, आप चाहें तो इसके पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैल्यू चेन जो सबसे इंटरेस्टिंग है समझना, उसको आप समझते हैं कि इनका जो मेटूर का जो प्लांट है, उसमें देखो ये कैसे काम होता है। कोयला से पावर बनता है, पावर को इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं, पावर को यानी जो सॉल्ट को और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराते हैं, या पावर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते हैं, वहां से हाइड्रोजन निकलता है।
हाइड्रोजन से ये लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना के बाजार में बेच देते हैं। तो ये खत्म यहाँ पर। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो वहां से दो चीज और निकलता है, कॉस्टिक सोडा निकलता है और क्लोरीन निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो पहले क्या होता था, लोगों को क्लोरीन का उतना इस्तेमाल समझ में नहीं आता था, तो कॉस्टिक सोडा बनाने वाली कंपनी क्या करती थी, कॉस्टिक सोडा तो बाजार में बेच देती थी और क्लोरीन फेंक देती थी। कबाड़ी वाला को बुलाती थी और बोलती थी भाई मेरे यहाँ से क्लोरीन उठा के ले जाओ, हम तुमको पैसा देंगे। और अब कहानी उल्टा हो गया कि क्लोरीन का इस्तेमाल इतना क्लोरोमीथेन में बढ़ गया कि ये लोग बोलते हैं हम लोग अपना क्लोरीन खुद ही यूज कर लेंगे, और अगर खुद यूज नहीं कर पाएंगे तो दूसरा लोग हाई दाम में इनसे खरीद लेते हैं। तो क्लोरीन अब फेंकना नहीं पड़ता है। तो क्लोरीन से बनता है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन से बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्लोरोमीथेन बनाने का और एक तरीका क्या है, और एक तरीका तो मतलब क्लोरीन, खाली क्लोरीन से नहीं बनता क्लोरोमीथेन, क्लोरीन और मिथेनॉल ये दोनों जन आपस में मिक्स होते हैं तब बनता है क्लोरोमीथेन। ईडीसी जो इनका फाइनल प्रोडक्ट है, पीवीसी, पीवीसी के लिए चाहिए होता है वीसीएम। इनके पास 70,000 टन का कैपेसिटी है वीसीएम, और वीसीएम के लिए चाहिए होता है ईडीसी। तो ईडीसी ये लोग इस प्लांट में इंपोर्ट करते हैं। तो इस प्लांट में ईडीसी बनाने का बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है। मैथुर प्लांट में इनके पास ईडीसी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है। ये लोग बाजार से फॉरेन कहीं से भी, चाइना से या कहीं से ईडीसी इंपोर्ट करते हैं। ईडीसी से वीसीएम विनाइल क्लोराइड मोनोमर बनाते हैं, और वीसीएम से फाइनली पीवीसी बनता है। तो ये तो समझ में आ गया मेटूर प्लांट में फंक्शनिंग। अब समझते हैं कि इनका जो कराईकाल जो प्लांट है, इसमें ये लोग के पास गैस है। यहाँ पर कोयला से एनर्जी बनता था, यहाँ गैस से बनता है। गैस से इनका पावर प्लांट में काम आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से दोबारा वही क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा बनता है। कॉस्टिक सोडा बाजार में बेच देते हैं। क्लोरीन से ये लोग बनाते हैं ईडीसी। तो यहाँ पर ये लोग ईडीसी क्लोरीन से बनाते हैं डायरेक्टली, यानी यहाँ पर ये लोग क्लोरोमीथेन नहीं बनाते। पिछले वाले प्लांट में, मेथुर प्लांट में क्या है, क्लोरीन तो था, पर क्लोरीन से लोग क्लोरोमीथेन बना के बेच देते थे। तो ईडीसी बनाने का इनके पास ऑप्शन नहीं होता था। पर यहाँ पर क्लोरीन से लोग क्या करते हैं, क्लोरीन से लोग ईडीसी खुद बनाते हैं। अब ईडीसी खाली क्लोरीन से तो बनेगा नहीं, ईडीसी मतलब इथाइल डाई क्लोराइड, यानी इथाइल और क्लोरीन। तो इथाइलिन ये लोग बाजार से कहीं से खरीदते हैं, क्लोरीन इनका खुद का बनता है, ये दोनों को मिला के बनता है ईडीसी। ईडीसी से बनता है वीसीएम, वीसीएम से बनता है पीवीसी। तो ये पूरा चेन हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग में बोलते हैं कि कैंपला सनमार्क कितना ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है कि खुद ही क्लोरीन बनाता है, क्लोरीन से कॉस्टिक सोडा बना के बेच देता है, क्लोरीन से या तो क्लोरोमीथेन बना लेता है या तो ईडीसी बना लेता है, ईडीसी से वीसीएम, वीसीएम से पीवीसी। तो कितना ज्यादा ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, दैट इज व्हाई दिस कंपनी इज सो इंटरेस्टिंग। सस्पेंशन पीवीसी, पेस्ट पीवीसी हम लोग समझ गए कि सस्पेंशन पीवीसी पाइप्स बनाने में काम आता है, पेस्ट पीवीसी जो है वो सिंथेटिक रबर और ये सब प्लास्टिक बनाने में काम आता है। फ्यूचर कंपनी का स्ट्रेटेजी क्या है, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग एक्सपेंशन करेंगे अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी का, हम लोग अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आगे इंप्रूव करेंगे और बहुत सारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे। केपेक्स प्लान इनका क्या है, 2022 में ऑलरेडी इन्होंने 31,000 टन का ये कैपेसिटी बढ़ा लिया है सस्पेंशन पीवीसी में। 2024 तक पेस्ट पीवीसी का 41,000 टन का कैपेसिटी रेडी हो जाएगा, वहां 360 करोड़ का केपेक्स एक्सपेक्टेड है। 2025 तक जो कस्टम मैन्युफैक्चरिंग में दो मल्टीपर्पज फैसिलिटी आ रहा है, वो 2025 तक चालू हो जाएगा, वहां 340 करोड़ का केपेक्स है। परफॉर्मेंस अगर देखें एफआई फर्स्ट क्वार्टर में, तो इनका परफॉर्मेंस काफी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी इंप्रूव हुआ है। ठीक है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने में सब कुछ अच्छा लगेगा। 33% का स्पेशलिटी केमिकल में ग्रोथ आया, नॉन स्पेशलिटी का 94% ग्रोथ आया, सस्पेंशन पीवीसी 42% आया, ओवरऑल 47। बट अगेन ये ईयर ऑन ईयर दिखा रहा है। हम लोग यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब देखते हैं तो दिखता है कि सिचुएशन इज नॉट दैट गुड। ये ऑलरेडी हम लोग एनालाइज शुरू में कर चुके हैं किस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस गिरा है। सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखना इंटरेस्टिंग होता है कि सेगमेंट वाइज इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो कमोडिटी में इनका जो सेल 1160 करोड़ का था पिछले क्वार्टर, वो 923 करोड़ हो गया। स्पेशलिटी में इनका 649 करोड़ का जो सेल था 570 करोड़ हो गया। पर जो प्रॉफिट में गिरावट आया वो देखिए, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कमोडिटी से 113 करोड़ का था, ऑलमोस्ट 40 करोड़, वन थर्ड हो गया, एकदम खत्म हो गया। स्पेशलिटी में 167 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ करता था वो सिर्फ 98 करोड़। तो ये समझना बहुत जरूरी कि ऐसा क्या एक क्वार्टर में हो गया कि इतना ज्यादा खराब परफॉर्मेंस हो गया, मतलब एकदम खत्म कर दिया। तो मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री में कहा है ये पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग। मैनेजमेंट ने क्या किया है,
बोल रहे डिस्पाइट द चैलेंजिंग एनवायरनमेंट वी डिलीवर्ड अनदर क्वार्टर विद 47 ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर तो आप बात मत करिए, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करिए, तो वहां पर कोई खास ग्रोथ नहीं है। तो उसके पीछे रीजन उन्होंने क्या बताया, ये बोल रहे हैं कि sequentially however, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट वाज लोअर देन क्वार्टर फोर ड्यू टू फ्लड ऑफ पीवीसी एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया ड्यू टू कोविड रिलेटेड लॉकडाउन इन दैट कंट्री। यानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है कि चाइना में कोविड हो गया, तो कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया चाइना में। चाइना में जो पीवीसी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है उनका प्रोडक्शन चालू, पर जो पीवीसी खरीदने वाली जो कंपनी है वो लोग के यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ। तो जो प्रोडक्शन कर रही है उसको तो अपना सामान कहीं ना कहीं बेचना है। वो लोग क्या किए, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, डिमांड नहीं है, वो लोग पूरा का पूरा पीवीसी इंडिया में लाके डंप कर दिए। यानी आधा पौना दाम में, जिस दाम में मिला उस दाम में इंडिया में बेचना चालू कर दी। और उस वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में पूरा पीवीसी रेजिन्स का दाम कम हो गया। अब ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम होगा तो इनका मार्जिन खत्म होगा, इनका मार्जिन को 10 रुपया का सामान में भी 6 रुपया 7 रुपया में बेचना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली इनको दिक्कत आ रहा है। दूसरा क्या हुआ, इनका एनर्जी कॉस्ट बढ़ गया, कोयला का दाम आसमान छू रखा था। एनर्जी कॉस्ट हैव आल्सो गॉन अप लार्जली ड्यू टू स्पाइक इन कोल एंड नेचुरल गैस प्राइसेस। I would like to highlight that currently commodity business dominates our sales with close to 65% of our sales. बोले सेल्स का 65% commodity business से आता है। However, in terms of profitability, specialty vehicle accounts for 50% of the EBITDA. भले ही 65% रेवेन्यू को कमोडिटी से आता है, बट प्रॉफिट का मेन हिस्सा किससे आता है, स्पेशलिटी व्हीकल से आता है। तो ये इनके लिए इंटरेस्टिंग। सो प्राइसिंग फ्रंट में आगे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पीवीसी प्राइसेस हैव कम डाउन अंडर प्रेशर एज द लॉकडाउन इन चाइना हैव हैड एन इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन सेंटर्स whereas the production centers were not impacted. As a result, excess PVC inventory that is being built up in China is being exported out of China, and that is keeping the prices low across the region. तो prices अभी भी काफी गिरा हुआ है, यानी अभी भी चाइना से डंप चल रहा है। और फीड स्टॉक जो प्राइसेस है, फीड स्टॉक मतलब यहाँ पर जो हो गया नेचुरल गैस हो गया या कोयला हो गया, ये इसका दाम बढ़ा हुआ है ऑल टाइम हाई। तो फीड स्टॉक प्राइसेस है आल्सो कम डाउन। अच्छा, तो अब बोल रहे हैं कि ये सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो अभी जुलाई अगस्त में फीड स्टॉक का प्राइसेस थोड़ा सा कम हुआ। सिग्निफिकेंटली फॉलोइंग दिस इंडीड द मार्जिनल बेसिस स्प्रेड बिटवीन पीवीसी एंड वीसीएम इज हेल्दी। तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट इतना कम आया वो इसलिए था कि रॉ मटेरियल का दाम अचानक से बढ़ गया और फिनिश गुड्स का दाम अचानक से गिर गया, तो पूरा स्प्रेड और मार्जिन खत्म हो गया। पर अब हम लोग देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल का प्राइस भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, तो वी विल गेट आवर मार्जिन बैक। तो उनका मार्जिन इनको बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग को थोड़ा सा बेटर मिलेगा। तो हाईलाइट में जो मैंने अभी पॉइंट बताया वही सब इन्होंने रिपीट किया। वैल्यूएशंस का बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी क्या वैल्यूएशन हो सकता है कंपनी का, अगेन दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज से कि किसी कंपनी को जब वैल्यू करते हैं तो कैसे एक डिसेंट वैल्यूएशन हम लोग निकालते हैं। तो अगर ये बुल फेज में चलती है और एवरीथिंग गेट्स नॉर्मल, तो इनका एक्सपेक्टेड ग्रोथ आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट FY23 में 28% का टॉप लाइन ग्रोथ आएगा। 21% का एबिटा मार्जिन कंपनी को कर लेना चाहिए, नॉर्मली ये लोग 24-25% का करते हैं, तो 21% का हो जाना चाहिए। और डेट इनके पास 882 करोड़ है, तो उस हिसाब से अगर सब कुछ ठीक रहा और पॉजिटिवली चला तो 746 कैन बी द टारगेट फॉर द कंपनी। नॉर्मल फेज में अगर सिर्फ 25% का टॉप लाइन ग्रोथ आया और मार्जिन 21% नहीं होकर सिर्फ 17% का मार्जिन कंपनी कर पाई, तो ये प्राइस 459 के आसपास आ रहा है, जो करंटली अभी इसी प्राइस में ऑलमोस्ट कंपनी ट्रेड भी कर रही है। और अगर बियर फेज आ जाता है, डिमांड रिडक्शन हो जाता है, मे बी दोबारा से फीड स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए, चाइना का डंपिंग कंटिन्यू रहे, लॉकडाउन नहीं खुला चाइना में और डंपिंग चालू है, तो वहां पर फिर सिर्फ 20% का अगर ग्रोथ आता है पर मार्जिन से एकदम बुरी तरह से गिर के सिर्फ 14% ही रह जाता है, तो वहां पर फिर प्राइस गिर के 270 रुपया तक ये प्राइस आ सकता है अगर एवरीथिंग बिकम्स नेगेटिव फॉर द कंपनी। तो ये तीन अलग अलग सिनेरियो है जहां पर कंपनी का अलग अलग वैल्यूएशन निकल सकता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूं कि आपको कंपनी का पूरा डिटेल समझ में आया होगा, कंपनी क्या बिजनेस करती है, आपको समझ में आया होगा कि कंपनी में रिस्क फैक्टर चाइना की वजह से कैसे, कंपनी का बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन करती है, कॉस्टिंग भी सही है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी क्वार्टर वन में दोनों तरफ से इनको अटैक हो गया, रॉ मटेरियल का प्राइस आसमान छूने लगा, फिनिश गुड्स का दाम जमीन पे आने लगा बिकॉज ऑफ चाइनाज डंपिंग।
तो यहाँ पर हम लोग जब भी इसका ऐसी कंपनी को ट्रैक करेंगे तो हम लोग को चाइना पे एक नजर जरूर रखना पड़ेगा कि चाइना में लॉकडाउन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन लगेगा तो वहां के लोग इंडिया में सारा सामान सस्ता में फेंकेंगे। और ये चेक करना होगा कि क्या गवर्नमेंट ने इस पे कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है क्या। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से क्या होगा कि चाइना अभी जो सस्ता में हमारे यहाँ पर डंप कर दे रहा है वो उतना सस्ता में नहीं कर पाएगा। तो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव क्या होंगे जब अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाए, अगर चाइना पूरे नॉर्मल फंक्शन करने लगे, वहां से इंपोर्ट आना बंद हो जाए, तो दोबारा से पीवीसी के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े से बढ़ जाएंगे। दूसरा, कॉस्ट साइड में क्रूड ऑयल का दाम थोड़ा सा गिर जाए, नेचुरल गैस का दाम थोड़ा सा गिर जाए, तो इनका रॉ मटेरियल का प्राइस थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा, तो मार्जिन अपने आप बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी कंपनी के बिजनेस को जब हम एनालाइज करेंगे ना, तब हम फैक्टर्स को समझ पाएंगे कि जो हम लोग फैक्टर्स देख रहे हैं मार्केट में, जो हो रहा है सिचुएशन, उससे इनके नंबर्स के फ्यूचर नंबर्स में क्या इंपैक्ट आएगा। पास्ट का नंबर्स तो सभी को पता है, इंपॉर्टेंट वही होता है एनालिसिस में, क्या फ्यूचर का नंबर कैसा हो सकता है उसको कैलकुलेट कर सको, गेस नहीं, तुक्का नहीं मारना। सिनेरियो को स्टडी करके, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके, बिजनेस डिटेल्स को स्टडी करके आपको एक कैलकुलेटिव डिसीजन पे आना है कि अगर ऐसा होता है तो इन पे ये इंपैक्ट आएगा, अगर ऐसा होता है तो कंपनी पे ये इंपैक्ट आएगा। तब आप कंपनी को पूरी तरह से ट्रैक कर पाओगे, तब आप कंपनी का ऊपर एक डिसीजन ले पाओगे कि इस समय हम लोग को इंटर लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंपनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा था, माफ करिएगा, बट अगेन अगर मुझे आपको पूरा नॉलेज देना है, कंप्लीट आपको अच्छा से बताना है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है। अगर आप नए आए हमारे चैनल में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम लोग आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे और भी कंपनी के बारे में इसी तरह से डीपली स्टडी करेंगे, तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। 30-40 मिनट आपका, आई ट्रस्ट में आपका 30-40 मिनट वर्थ होगा। आप जब 30-40 मिनट का हमारा वीडियो देखेंगे, एट द एंड ऑफ दैट 40 मिनट्स यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और वो 40 मिनट आपका वेस्ट नहीं होगा, दैट विल बी वर्थ 40 मिनट्स। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।